सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सफर भारी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया बानी। फॉर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आने वाला हर नया दिन, हर नया हफ्ता सियासी हलकों के लिए बाइसे तशवीश होता चला जा रहा है कि पता नहीं अब किसी सियासी शख्सियत की गिरफ्तारी होने वाली है, ख़ास उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पहले पहल तो ये तासुर दिया जा रहा था कि नैब की तमाम तर कार्रवाइयों का महवर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जमात है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब तो खुद वफाकी हुकूमत की ओहदेदारान के खिलाफ भी नैब की कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीखें भी हमने उस वक्त सुनी, ये खामोश चीखें थीं कि जब आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनके घर पर नैब के अफसरान पहुंचे। दरवाजे बंद थे, पूरी की पूरी सिंध काबीना उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद थी, कर कुछ नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन वो खामोश चीखें मीडिया ने भी सुनी, हमने भी सुनी और आपने भी देखी होंगी, सुनी होगी। तो तासुर यही दिया जा रहा है कि आगा सिराज दुरानी की जो गिरफ्तारी है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात है, उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, उनकी साख को जरूर मुतासिर कर सकता है आने वाले दिनों में। और ये वाकई में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि दीगर जमातों के लिए भी बाइसे तशवीश है। लेकिन प्रोग्राम में आज हम सिर्फ आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी तक ही बात नहीं करेंगे, हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आलमी अदालत इंसाफ में किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान ने जो अब तक उस पर जवाब पेश किया है उसमें पाकिस्तान को क्या केस जीतने में मुअव्वन साबित होगा या नहीं। और इसके अलावा जो पुलवामा का वाक़या है उस पर अब तक जो भारत की हर्ज़ सराई है, भारत की शोला बयानी है और बार बार जंग जैसे जुमलों का इस्तेमाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इन तमाम तर अहम टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम का पहला क्लिप। सूरत हाल जो भी हो उसके पहलू तो अमूमन दो ही होते हैं। अगर बात को इस तरफ से देखा जाए तो वो कुछ और लगती है, बात को इस तरफ से देखा जाए तो कुछ और लगती है। एक तरफ तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, वो गिरफ्तार होने के बावजूद असेंबली में आते हैं और आकर इजलास की सदारत करते हैं, तो क्या ये बाइस शर्मिंदगी नहीं है? तो दूसरी जानिब सियासी जमातों की तरफ भी एक सवाल उठता है कि उन्हें पता है कि अगर इन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस खुलने हैं या ये फलानी जगह पर मुलविस पाए गए हैं, तो फिर हम क्यों इनका इंतखाब जो है इन मुकर्ररा नशिस्तों पर या इन ओहदों पर करने लगा। गारी साहब, ये जो बात की गई अब से कुछ देर पहले कि बाइस से शर्मिंदगी है कि जो कि स्पीकर हैं, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनके खिलाफ नैब की कार्रवाइयां चल रही हैं, गिरफ्तार वो हैं, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं और आकर इजलास की सदारत करते हैं। ये वाकई बाइस से शर्मिंदगी है? क्या नैब की गिरफ्तारी अदालती हुक्म? क्या नैब ने जब गिरफ्तार किया था कि कोई अदालती आर्डर लेकर गए थे या अदालत की तरफ से सज़ा हो गई थी फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए गए? हमारे एंकर हजरात जो हैं ये बहुत अच्छा तराना गाते हैं और बहुत अच्छा उनको लग रहा होता है जब सियासी अमल, सियासतदान और सियासत से वाबस्ता अफराद की बेतौकीरी हो रही है तो उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा था। जब उनकी तौहीन हो रही होती है, जब उनकी तजलील हो रही है, जब उनकी तहकीर हो रही होती है, तो सब ढोल बजा रहे होते हैं और खुश होते हैं। उनको बाज़ तो बाकायदा माहौल बनाते हैं कि इस तरह का माहौल बनाया जाए कि जनाब सियासतदानों को फंसा लिया जाए। भाई, आप सियासतदानों को फंसाते हैं ना, आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आप और तरफ भी जाएँ ना। ठीक एक साल पहले 21 फरवरी को नैब के तर्जुमान ने ये बताया था कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल सईद अशरफ काजी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद ज़फ़र, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली बेग, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाने की मंजूरी दे दी गई है और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने लाहौर में टेंस ऑफ 100 एकड़्स, इसको मैं सैकड़ों कहूँ या हज़ारों एकड़ ज़मीन कहूँ रेलवे की, वो उन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी को दे दी और जो खिलाफ कानून थी और नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी थी।
हमने पिछले एक साल में कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला, कोई एक बात किसी एंकर की जो है वो इस तरह की खुश बयानियाँ, आगे बढ़कर बात करना और सियासतदानों की गर्दन जाकर पकड़ना, इस तरह का अमल तो हमने कभी नहीं देखा है। जो है लगता है कि वो जज बन गए हैं, लगता है कि वो प्रोसिक्यूटर। एक मिनट मेरी रहनुमाई करें, जैसे आपने अभी सियासतदानों के बारे में बात की, क्या सियासतदानों की गर्दन को दबोचना इसलिए आसान है क्योंकि इन्हें अवाम मुंतखब करते हैं? यही होता है असल में, अवाम को ये बताना होता है कि जिन लोगों को तुम मुंतखब करते हो ये बेतौकीर होने के लिए हैं। अगर ऐवान में ये स्पीकर बनकर इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई आबरू नहीं है, इनकी आबरू चौराहे पर जाकर पामाल की जा सकती है और उनकी फैमिली को एक तरफ करके घर से बाहर निकाल कर उनके बारे में और या उनके ऐसे जुमले कहे जा सकते हैं, ऐसी बातें की जा सकती हैं जो दिल आज़ारी का बायस हूँ, जहाँ उनकी तौहीन का पहलू निकलता है। ये सब कुछ हो सकता है। सियासतदानों के बारे में हो सकता है। सियासतदानों को तो आप गर्दन से पकड़ कर जाकर जेल में डाल देते हैं, सियासतदानों को जो है आप तख्ता दार पर लटका देते हैं, लेकिन बात पूछ भी नहीं सकते। ये एंकर बड़े बहादुर एंकर हैं। मैं तो बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ और मैं एक कामनर हूँ, एक पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ, मुझे कोई ऐसा ज़ोम नहीं है। लेकिन जो हमारे बहादुर एंकर्स हैं, उन बहादुर एंकर से ये तो कहें कि एक साल पहले 21 फरवरी 2018 को जब नैब के तर्जुमान ने ये ऐलान किया था, उसके बाद प्रोसीडिंग्स कहाँ आगे बढ़ी हैं, कहाँ हुई है ये सारा कुछ, कार्रवाई कहाँ हुई और रेलवे की इतनी कीमती ज़मीन चली गई, अरबों रुपए की ज़मीन, अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो दे दी गई एक गैर मुल्की कंपनी को। भाई पता तो करें, पीछे तो लगें, मगर नहीं। सब जिन सियासतदानों का आप जिक्र कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, उन्हीं की मिसाल लेते हैं। रऊफ क्लासन ने जिस तरह से अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर पीटीआई चाहती तो वो ट्रेंड सेटर बन सकती थी। अलीम खान को उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद सूबाई असेंबली में आने की इजाजत दी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। अगर पीटीआई चाहती तो मुस्बत तर्ज अमल से जमहूरी निज़ाम को चलाया जा सकता था, लेकिन अब खाप जिस मर्जी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएं, केपी की असेंबली से हो जाएं, बलोचिस्तान असेंबली से हो जाएं, सिंध असेंबली से हो जाए, पंजाब असेंबली से हो जाए, ये तमाम जमाती जो है ना वो अब किसी के खिलाफ जबान खोल नहीं सकती, फिर इसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खुद क्यों ना हो, उनकी अपनी जमात क्यों ना हो। भाई अलीम खान के खिलाफ एक इल्ज़ाम है कि जनाब आपने अपनी आमदनी से ज़ायद असासे बनाए। अलीम खान का भी एक इल्ज़ाम है कि चेयरमैन मुझसे ज़ाती प्रकाश रखते हैं। एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे इल्ज़ाम के बारे में बात ही नहीं हो सकती। कोई कह भी नहीं सकता है कि जनाब ज़ाती रंजिश है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ये बात करेंगे तो बेचारे पीटीआई वाले जो हैं वो एक तरफ पीटीआई वाले तो अपना हाई मॉरल ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब ठीक है, जाने दो बाबर रवान को, जाने दो अपना सवाती साहब को, जाने दो कोई और जाता है तो उसको भी जाने दो, पर कल परवेज़ खटक साहब चले जाएंगे, उनको गिरफ्तार अगर कर लिया जाता है तो जाने दो, अगर कल महमूद खान को गिरफ्तार कर लिया तो जाने दो, हाई मॉरल ग्राउंड है। आतिफ खान पकड़े जाते हैं तो जाने दो, हाई मॉरल ग्राउंड है। और इमरान खान को पकड़ने आते हैं तो फिर कहते हैं हाँ जी हाई मॉरल ग्राउंड है। कहाँ तक हाई मॉरल ग्राउंड है भाई आपका? हाई मॉरल ग्राउंड होता है ठीक है सियासतदानों को बेतौकीर करने के लिए, सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए। और एहतसाब का अमल जो है वो आप कैसे चला रहे हैं? सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, पार्लियामेंटेरियन है, मुंतखब होने वाले लोग हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया। अवाम को आप मैसेज देते हैं, नैब जो है फिर नैब क्यों नहीं संभाल लेता है? सारा कुछ संभाल ले, फिर आकर नैब की कार्रवाइयों पे तो ये सियासतदान सीखपा हैं ही, लेकिन साथ साथ खुद नोटिस लिया था जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से पीपल्स पार्टी, उस पर भी काफ़ी नाला हैं और उनके जो अरकान हैं वो उस पर मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, वो बयान भी सुनते हैं और एक क्लिप भी उसके बारे में। यही पीपल्स पार्टी थी, यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे, यही शरीर रहमान साहिबा थी, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन या इसके अलावा मौला बख्श चानियो, कोई भी हो। जब पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया गया था तो बड़ी तारीफ की जा रही थी, लेकिन यही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा और तमाम अरकान हैं कि जब जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेता है तो उसकी भरपूर मुखालिफत की जाती है। लकारी साहब जी, ऐसा होता है कि पनामा का जब इंकशाफात होते हैं तो किसी कोर्ट में नहीं होते हैं, वो तो एक कंसोर्शियम सहाफ़ियों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करके सामने लाता है। आपके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी जगह पर ये पनामा के केसेस नहीं चल रहे थे, ये सो मोटो ले लिया जा सकता था, उस पर JIT भी बन सकती थी, बना ली गई, तो इसमें उस पर तारीफ भी की गई, हो गई। लेकिन यहाँ पर जाली अकाउंट्स की बात जो की जा रही है, ये तो जनाब कामरान खान को ज़्यादा इल्म है कि इसका मुकदमा पहले मौजूद था, वो मामला अंडर ट्रायल था, एक मामला एक केस में मौजूद था, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी।
تو اس معاملے کا سو موٹو لینا بالکل مختلف ہے اس سو موٹو سے. اس جے آئی ٹی یہ بالکل مختلف ہے اس جے آئی ٹی سے. یہ جے آئی ٹی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اعلیٰ ترین عدلیہ کو آرٹیکل 284 کے ذیلی شق 3 کے تحت اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی معاملے کا نوٹس لے, تو کیا تمام انڈر ٹرائل کیس, بلکہ وہ کیسز بھی جو سپیریئر جوڈیشری میں موجود ہوں, کیا ان پر بھی سو موٹس لے؟ پھر پاکستان میں رول آف لا کیا رہے گا؟ پھر کیا چیز ہوگی؟ آپ کا ڈیو کورس آف لا, ڈیو پروسیس آف لا وہ کہاں چلا جائے گا؟ پھر یہ کہاں چلا جائے گا کہ آرٹیکل 10 ہے جو آپ نے آئین کے اندر ریکارڈ, پھر اس کو ہٹا دیں آپ کہیں کہ جناب کسی عدالتی حکم کے ذریعے یا کسی شاہی فرمان کے ذریعے آپ اس کو نکال دیں اور کہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کی ضرورت نہیں ہے. یہ کامران خان صاحب ہی پروگرام کر رہے تھے, میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں, اور جب ان کو ایک فون کال آ گئی تھی کہ جناب آپ پروگرام کو ذرا روکیں, ہماری بات سنیں, کل بھی اسی پر پروگرام کیجئے گا, اسی جعلی اکاؤنٹس پر, پھر جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے. تو بتا دیں نا کہ کس کے کہنے پر, کس کی فرمائش پر انہوں نے پروگرام کیا تھا. اس طرح نہیں ہوتا ہے, یہ ٹوٹل غلط بات ہے. غیر صاحب, یہ جو لفافوں کی بنیاد پر, خطوط کی بنیاد پر, فون کالز کی بنیاد پر جو پروگرامز ہوتے ہیں نا, یہ واقعی میں ہمارے ملک میں صورتحال جو ہے وہ مزید خراب کر دیتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو, یہ سوچنا چاہیے ہماروں کو بھی اور ہماری دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی کہ اگر غیر ملکی کسی بھی اخبار میں یا کسی صحافی کی جانب سے کوئی بھی پاکستان کو لے کر من گھڑت سٹوری بنائی جاتی ہے, فیبریکیٹڈ ڈرامہ رچایا جاتا ہے, تو پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں یا دیگر جو مخالف سیاستدان ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جب اعلیٰ شخصیات ان کے احتساب کا عمل شروع کرتی ہیں تو آپ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب نیب کی کارروائیوں سے متعلق اور موجودہ صورتحال پر کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. 2 سے 3 باتیں ایسی انتہائی امپورٹنٹ ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی نے کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ قانون جو ہے نیب کا وہ اندھا ہے, کالا ہے, لیکن ہم اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ سراسر غلط ہو رہی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ لغاری صاحب, ان ہونے والی گرفتاریوں سے اپوزیشن سمیت موجودہ حکومت, وفاقی حکومت خود بھی بڑے پریشان ہے. تو جس طرح سے ایک سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے بروقت قانون سازی اس وقت ملکی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ اس پر کمنٹس کرنے سے پہلے, اگرچہ وقت بہت محدود ہے, میں عبید اللہ علیم کا ایک شعر پڑھوں گا کہ اتنا کب تھا دنیا میں قدِ بالا وہ شخص, ہم تو عاشق ہوئے جب سامنے مصلوب آیا. بات یہ ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی جو حوالہ دے رہے ہیں کہ احتساب کا قانون بنا ہی پی ایم ایل این کے لیے ہے, تو شاید ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ احتساب کا عمل پی ایم ایل نے شروع کیا تھا اور انتقام کا عمل انہوں نے شروع کیا تھا. انہیں اس بات کو لے کر اگر اس بیگیج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر قانون سازی ہونا بہت مشکل ہے. آپ جائیں اور آپ اعتراف کریں, جس طرح سیف الرحمان نے اعتراف کیا تھا, آپ بھی اعتراف کریں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ قانون بنایا گیا تھا. پھر پرویز مشرف دور میں اس قانون کو واقعی ایک کالا اور اندھا قانون بنا دیا گیا, اور جس طرح سے اس پر عمل ہوتا رہا. خود ان کے دور میں ایک صاحب آئے لندن سے, انہوں نے کہا کہ جناب ہاں میں نے تھوڑی بہت کرپشن کی تھی, آخر مستقبل میں کچھ نہ کچھ اپنے گھر کو چلانا تھا. تو وہ آئے, ان کو پہلے تو گرفتار کیا گیا, پھر چند دنوں کے بعد انہوں نے جا کر دست بوسی کی. جناب چیف جو وہاں چیف ایگزیکٹو تھے پرویز مشرف صاحب, ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا, ان کی حکومت میں شامل ہو گئے, وزیر آبپاشی بنے, وزیر داخلہ بنے, تو ان کو تو سب کچھ دیا گیا. اس کے بعد یہ جو لانڈری میں جاتا تھا, کلین ہو کر واپس آتا تھا, اس کو حکومت میں شامل لے لیتے تھے, اور جو نہیں ہوتا تھا اس کو الگ کر لیتے تھے. وقت کم ہے, مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن جو صورتحال ملک میں دیکھ رہے ہیں سیاست کے اعتبار سے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ صرف نیب کی کارروائیوں کے ارد گرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے, جبکہ مسئلے مسائل ہمارے ملک میں کچھ اور بھی ہیں, کچھ اور اہم ایشوز بھی ہیں, چاہے وہ سرحد کے اس پار بھارت سے ہی کیوں نہ ہو. یہ کلپ دیکھیے. اپنے اس ملک میں 2 الیکشنز تو میں نے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, پھر چاہے وہ 2013 کے ہوں یا پھر 2018 کے ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ووٹ کا انتخاب ہونا ہے یا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے, تو ایک سیاستدان کو اس ملک کے معاشی, معاشرتی, ثقافتی, مذہبی اور نسل و تفرقے کے بنیاد پر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اس میں اصلاحات لانے کے حوالے سے عوام کے پاس جانا چاہیے. لیکن لغاری صاحب, مودی نے جو سچویشن کریٹ کر دی ہے خطے میں, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو انڈیا کی عوام ہے ان کی توجہ ان مسائل پر نہیں ہے, صرف جنگ کرو یا جنگ کرنے دو تک ہی محدود ہیں. ہاں,
ऐसा है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने वादे किए थे और बुलंद बांग वादे किए थे जिनको वो पूरा नहीं कर सके थे, कोई एक वादा पूरा नहीं कर सका। जिस तरह आजकल के हमारे हुक्मरानों ने वादे किए हैं और लगता है कि वो भी पूरे नहीं कर पाएंगे। अब मोदी के पास जो है एक बड़ी चीज़ है इलेक्शन करने के लिए कि जंग का माहौल पैदा करे। जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, पुलवामा में ऐसा हो गया, पुलवामा में वैसा हो गया। भाई आपका कश्मीर का सेगमेंट तो बहुत ही कम है और मोदी को ये बात समझ में नहीं आती है कि कश्मीर एक मसला है इंडिया का, इंडिया के तो बेशुमार मसले हैं और इंडिया में वो इलेक्शन हार रहे हैं। लगर साहब आपका तज्जिया मेरे लिए इंतहाई काबिल गौर है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे ब्रेक लेने का काजर नाजिर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। गो कि हमारा ये वाला सेगमेंट है इसी सूरत हाल पर है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लगारी साहब, मैं मुख्तसर सा कमेंट चाहूँगी उस सवाल पर जो मैंने आपसे किया था। ठीक है, मैंने अर्ज़ किया था ना कि भारत जो है, मोदी ने पिछला इलेक्शन भारत में लड़ा था मुख्तलिफ वादे करके और बड़े बुलंद बांग दावे थे, 2 करोड़ सालाना नौकरियाँ देंगे या इस तरह के और बड़े बड़े के 100 शहर बसाएंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने इस इलेक्शन को लड़ने के लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक यानी माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि जैसे बस जंग के करीब हैं और जंग पर जाना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता को खौफ, भाई यार पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान के लोग पुरअमन हैं, आप पाकिस्तान का हवा खड़ा करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये तो आपके लिए शर्म की बात है मोदी के लिए कि अपनी कारकर्दगी के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग का माहौल पैदा करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये तो इलेक्शन जीतना ना हुआ, उससे बेहतर तो ये है कि आप हार ही जाएँ तो अच्छा है। तो नाज़रीन, जुनून की कैफियत तो हिंदुस्तान में है, हमें इस बात से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन अज़्म अपनी जगह है, होश के नाखून लेना भी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुखातिब होते हुए अच्छी बात की कि हम किसी जंग के ख्वाह नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ होता है तो इसका मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार भी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि अगर भारत के पास पुलवामा हमले के सबूत हैं तो हमें दे, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। ये तो था पाकिस्तान का मौक़िफ़, लेकिन इसके बरक्स भारत में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ किस ज़बान में कर रहे हैं, ये क्लिप देखिए और खुद ही सुनिए। द इंडियन एक्सप्रेस ये अखबार है जिसमें भारतीय दानिश्वर का ये जो तज्जिया है या उनकी जो सोच है उसकी अक्कासी की गई है। लगारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इसको दोबारा रिपीट में करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये चाहूँगी कि जो सिचुएशन, जो नक्शा खुद भारतीय दानिश्वर खींच रहे हैं सूरत हाल का, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई 3 दहाइयाँ पहले, बल्कि 3.5 दहाइयाँ पहले एक सियासतदान हुआ करते थे भारत में, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वो एक लॉजिक की और मनतक की बात करते थे। पाकिस्तान की से दोस्ताना ताल्लुकात के दिल से ख़वाह थे, लेकिन उनको 8-9 महीने में रुखसत कर दिया गया था। और आज हमने प्रताप भानु मेहता की बातें सुनी हैं और जिस तरह से उन्होंने हकीकत पसंदी का इज़हार किया है और इस बात का कि जंग का जो बुखार चढ़ा रहे हैं मोदी, वो उनके हक़ में भी नहीं है, भारत के हक़ में भी नहीं है, भारत के अवाम के हक़ में नहीं है। वो भाई आपने भारत के अवाम के मसाइल हल करने हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग जो हैं भूखे सोते हों, आप वहाँ पर दूसरे मुल्कों के साथ और पड़ोसी मुल्क के साथ, निस्बतन छोटे मुल्क के साथ आप इस बात पर जंग कर देंगे कि जनाब आपने इलेक्शन जीतना है। शर्म की बात है, आप इलेक्शन जीतने के लिए जो है जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का। और दूसरी बात ये जानते हैं कि पाकिस्तान में खुद मेहता साहब ने कहा कि आपके पास कन्वेंशनल वार जीतने का कोई इम्कान ही नहीं, आप जीत ही नहीं सकते ना। अच्छा, फिर नॉन कन्वेंशनल वार के आपके पास ज़्यादा हैं। वैसे तो जो तादाद दुनिया को मालूम हो उस एतबार से तो पाकिस्तान के पास शायद 2-4 एटम बम ज़्यादा ही होंगे आपसे। तो क्या आप इस जंग का आगाज़ करना चाहते हैं? खुदा का खौफ करें, इंडिया समझे तो सही सूरत हाल क्या है। 2 बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, तो क्या तबाही आई थी। आप इलेक्शन जीतने के छोटे से खसीस ख्वाहिश की खातिर आप पूरे के पूरे रीजन का अमन खतरे में डाल रहे हैं। आपको इस बात का एहसास में बिल्कुल बदमनी फैला रहे हैं आप। अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी भी लगारी साहब, जो इलेक्शन की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार इस इलेक्शन को जीतने के लिए हर ओछे हथकंडे, इनफैक्ट घिनौनी हरकतें जो कि वो जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इंडियन्स को खुद अपने आप से या इस मोदी सरकार से ये सवाल करना नहीं बनता कि जिस कश्मीर में पुलवामा हमले का जिक्र वो कर रहे हैं, 7 लाख फौजी तो उनके कई दिहाइयों से वहां पर तैनात हैं, और अगर ऐसे में ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार फिर कौन है? नहीं, अगर वो अपनी फौज ही अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है जिस खित्ते के अंदर, तो वाकई वो तकाजा कर रहे हैं वो खित्ता कि आप फौज निकाल लें वहां से। आपको कोई हक नहीं है, ना अखलाकी, ना कानूनी, ना आलमी किसी
कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी हिसाब से आप वहाँ पर नहीं ठहर सकते हैं, आपको अपनी 7 लाख फौज लेकर जानी पड़ेगी, इसलिए कि अब कश्मीर का मसला हल होने को है। कश्मीरी आज़ादी की अपनी जिद्दोजहद से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। आप उनके ऊपर जो है दहशतगर्दी मुसल्लत कर रहे हैं, रियासती दहशतगर्दी मुसल्लत कर रहे हैं, जहाँ 7 लाख फौजी हूँ, 7 लाख से 8 लाख के दरमियान फौजी हूँ और एक छोटे से खित्ते में हूँ। कश्मीर कोई बहुत बड़ा खित्ता नहीं है जिसके अंदर आपने इतनी बड़ी तादाद में फौज रखी हुई है। किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी खित्ते में, कहीं भी इतने मुख्तसर से इलाके में इतनी बड़ी फौज नहीं है, इतनी बड़ी फौज नहीं है। आपने इतनी बड़ी फौज रखी हुई है वहाँ पर और लोगों का रोज़ कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों को रोज़ पैलेट बने गने मार रहे हैं, लोगों की बेहरमती कर रहे हैं। आप उन लोगों की बेहरमती कर रहे हैं जो लोग आज़ादी की, अभी आपने यासीन मलिक साहब को फिर गिरफ्तार किया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे आज़ादी के हीरो को मैं कहता हूँ कि बड़े सगीर में बड़ी शख्सियात के बाद अगर उनके साथ जिक्र होगा तो यासीन मलिक का होगा, मीरवाइज फारूक का होगा और सैयद अली गिलानी का होगा, जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, पामर्दी के साथ, हौसले के साथ इस जंग को जारी रखा है। और ये जंग इस तरह कन्वेंशनल नहीं है, और वो तो गोरिल्ला जंग को और मुसल्लह जंग को दस्तबरदार करने के बाद उन्होंने जिद्दोजहद शुरू की हुई है। और भारत वावेला कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। अच्छा लगर साहब, बात ये भी है कि इंडिया ने कोशिश की, पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था और अभी पुलवामा हमले का जिक्र कर ही रहे हैं कि जो खित्ते के दीगर बड़े ममालिक पाकिस्तान का जो इमेज है उससे नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ पेश किया जाए। लेकिन अभी हमने हाल ही में जो बयानात देखे हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा हो या सऊदी सफ़ीर हो, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। तुर्की के हवाले से हम बात करें तो तुर्की के सफ़ीर जो हैं उन्होंने बड़ा मुस्बत इस बारे में बयान अपना दिया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करूँ, उनका तो स्टेटमेंट भी मेरे सामने मौजूद है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तलखियों में इजाफा हुआ है और अमेरिका दोनों ममालिक में कशीदगी का खात्मा चाहता है। लेकिन इसके बावजूद जो मोदी सरकार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पुलवामा हमले में मुलव्विस था, ऐसे कोई शवाहिद या सबूत हमें नजर नहीं आ रहा है। उस पर कुछ भी कहना भी कबिल वक्त होगा। नहीं, अमेरिकी सदर ने तो पहली बार बड़ी बात की है और जो पिछले 3 साल 2.5-3 साल लगा साहब, अगर आप इजाजत दें तो शॉर्ट सुन लेते हैं, ठीक है, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुन ली है, लेकिन आखिर में जो एक जुमला कहा है कि जल्द ही पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात होगी, ये भी बड़ा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये भी है, उन्होंने कहा कि बहुत कम वक्त में ख़राब हालात करने में बड़ा वक्त लगा था, लेकिन बहुत कम वक्त में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है और हमारी खारजा पॉलिसी की एक बड़ी अहम कामयाबी है और शाह महमूद कुरैशी को शाबाश मिलनी चाहिए कि जिन ताल्लुकात को ख़राब करने में बड़ा वक्त लगाया गया और दोनों तरफ से लगाया गया, हमारी तरफ से भी लगाया गया और अमेरिका की तरफ से लगाया गया, वो ताल्लुकात मामूल की तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि दोनों बड़े मुल्क जो हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका को ये इल्म है कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं, उनको कशीदगी में बहुत तशवीश है। मेरे ख्याल में बजा तौर पर सारी दुनिया को इस पर तशवीश होनी चाहिए। और मोदी का जो शॉर्ट साइटेडनेस है, बहुत कोताह नजरी, कोताह बीनी, कम फहमी, कज फहमी, उसका भी कम अज़ कम दुनिया को एतराफ़ हो रहा है, दुनिया को एहसास भी हो रहा है, दुनिया एतराफ़ भी कर रही है। खुद भारत के अंदर लोग इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब ये छोटी साइटेडनेस है, इनकी बहुत ही इतनी कोताह नजरी। गारी साहब, जितने लोग एतराफ़ करते जाएंगे, क्या भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज सबको गद्दारी के जो हैं वो सर्टिफिकेट पकड़ाता रहेगा? मेरे ख्याल में मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि भारत डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, अंदरूनी दाखिली इंतशार की तरफ जा रहा है, दाखिली टूट फूट की तरफ जा रहा है। और अगर मोदी ये रहते हैं तो फिर इसका मतलब है दाखिली टूट फूट बड़ी तेज़ी से होगी। और ये कश्मीर को तो इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, आगे तो बड़े सिलट है, आसाम है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, वहाँ तो बड़ी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की और वहाँ लोग जो हैं बड़ी शद्दोमत के साथ आज़ादी मांग रहे हैं और बड़ी मिलिटेंसी है वहाँ पर। भारत छुपाता रहता है, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली जाती है, असले से भरी हुई ट्रेनें अगवा हो जाती हैं और फौजियों को वहाँ से उठा लिया जाता है। मालूम हुआ कि पूरी की पूरी पलटून उन्होंने उठा ली, पूरे के पूरे फौजी उठा ली, वो सारा कुछ हो रहा है। और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है माओइस्ट की तरफ से वो भी सबके सामने है। बहरहाल भारत अगर मोदी फिर आते हैं तो भारत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा लगारी साहब, चूंकि हम गुफ्तगू के इस मरहले में पहुंच चुके हैं तो मैं स्टोरी ये वाली शामिल कर लूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। और दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि भारतीय वकील ने दलाइल देते हुए नवाज शरीफ का मुतनाज़ इंटरव्यू बतौर और नवाज शरीफ की मुतनाज़ इंटरव्यू से आलमी अदालत में पाकिस्तान का मुकदमा कमज़ोर हुआ। आपको भी ऐसा ही लगता है? पहली बात तो मुझे ये बताएगा कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है क्या ये दरख्वास्त देना ठीक थी? और दूसरा ये कि जो ये इंटरव्यू नशर किया गया
वाकई इसके बाद पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी इस मुकदमे को लेके आलमी अदालत इंसाफ में, वो बड़ी वीक हो गई है? इस मुल्क ने 2 मरतबा नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया, 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, आला तरीन मनसब दिया, आला तरीन उनको आसाइशात दी, उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को, वो बहुत आगे बढ़े, उनके ख़ानदान में कई लोग अरकान असम्बली। क्या आपको पाकिस्तान को दीवार से लगाने का अमल करना चाहिए था? आपको उस बहतान तराजी का, उस बहतान तराशी का, उस ज़्यादती का आपको हिस्सा बनना चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया था भारत की तरफ से। क्या वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए था? ये उनके लिए अफसोस है। देखें, भुट्टो के लिए कहा गया था कि जनाब आप एटमी हथियारों का मुआहदा फ्रांस से मनसूख कर दें, आपकी जान बख्शी हो जाएगी। और भुट्टो ने कहा था कि मैं अपनी जान, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए अपनी जान को जो है नहीं बचाने की कोशिश करूंगा। बेशक मेरी जान मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, मुझे फांसी लगा दी जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और आप अभी 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप जो है 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट के खिलाफ और पाकिस्तान के बयानिए के खिलाफ आप चले गए। इस पर तो हमें भी अफसोस है, बहुत अफसोस होता है कि हमें ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ इतनी मरतबा आला तरीन ओहदों पर रही, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के से मुतालिक जो उनके बयानात हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइंदगी होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आवाम क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जो फिल्में हैं उन्हें बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है, जो भारतीय पाकिस्तानी फनकार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत में काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं टमाटरों की तरफ ही आ रही हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब को भी बड़ा मुतालबा है कि टमाटरों के हवाले से हमने बॉक्स पॉप इकट्ठे किए हैं आवाम के, जो वो एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल का वो इजहार कर रहे हैं इन टमाटरों पर। आइए आपको सुनवाते हैं। अगर उनके ऊपर पाबंदियां लगानी है तो पूरी लगाएं। दोनों के लिए नुकसानदेह है, एक के लिए नहीं। वो हमें टमाटर एक कौन सी चीज़ है कि वो हमारे पास अपनी भी उसकी है पैदावार, अगर वो बंद कर सकते हैं तो हमारी फिल्म तो ऐसा ना बड़ा सीन है, वो तो मस्ट भी बंद होनी चाहिए ना। तो हमें इंडिया का प्रॉपर बाइकआउट करना चाहिए, उनके ड्रामेज, उनकी मूवीज़, उनके जितनी भी अशिया। इंडिया के कार्टून नहीं देखने हैं, ना मूवीज़ देखनी है। वो टमाटर नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं है, हम दही वगैरह डालेंगे। और वो हमें जो है वो ललकार सकता है तो हम भी उन्हें ललकार सकते हैं। जिस तरह एक दरख्त उगाने की हमने एक कैंपेन शुरू की थी, अब हम एक टमाटर का जो है ना पूरा कैंपेन चलाएंगे, टमाटर उगाने का पूरा पाकिस्तान के अंदर, कि टमाटरों की फरावानी हो। अच्छा लगा सभी, जो सबसे आखिरी वाला शॉट था ना, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि अब हमें जिस तरह से पहले हम प्लांट्स की कैंपेन करते थे, अब टमाटरों के खेत उगाने के, टमाटरों के पौधे लगाने की कैंपेन होनी चाहिए ताकि टमाटरों की फरावानी हो। और जो बार बार इंडिया में टमाटरों की धमकी देता रहता है उससे हम लोग पीछे। मेरे ख्याल में ग़िज़ाई अजनास में पाकिस्तान खुद कफील है और बहुत हद तक हो भी सकता है। और इसमें हमारे जो सियासी क़यादत है उसने इस बात पर गौर नहीं किया, हमारे ज़राअत के महकमे में इस पर गौर नहीं किया है। बहुत पहले 30 साल पहले जो है जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी वो ईजाद की थी कि टमाटर के एक पौधे पर 1 लाख टमाटर उगाया जा सकता है। तो दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, आप भी टमाटर उगाएं और अपने लोग खुद ही अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन अगर सब ये टमाटर तो पिछले 3 साल से इम्पोर्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो भारत पाबंदी वैसे ही लगा देता है कुछ ना कुछ कहने के लिए, और हमारे यहाँ भी वो चाहता है कि हमारी तरफ से उनको चीनी मिलती रहे, लेकिन वो टमाटर बेचने का, हालांकि टमाटर आ नहीं रहे वहाँ से, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से बंद करने का ऐलान तो कर देना कि हमने भी ये काम कर दिया है, वो ऐलान किया है भारत, हम तो मंगा नहीं रहे हैं उनसे टमाटर। टमाटरों पर तो गुफ्तगू होगी नाज़रीन, लेकिन उसके साथ खबर आप लोगों से शेयर करनी है जिसमें हमारी जो कराची पुलिस है उनकी तरफ से गफलत बरती गई है। और ये गफलत ऐसी है कि एक नौजवान तालिबा की जान लेकर चली गई। मैं जिक्र कर रही हूँ नमरा का। अंडा मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जहाँ पर फायरिंग की जद में जो तालिबा आई और जाँ बहक हुई वो नमरा थी। वज़ीर आला सिंध इस वाक़े का नोटिस लिया है, एडिशनल आईजी से रिपोर्ट भी तलब की है। ताहम जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि 22 साला नमरा को उसके सर में गोली लगी है, सर की बैक साइड पे नमरा की गोली लगी, जिसके बाद वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक की हकीकी से जा मिली। लगारी साहब, ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, पिछले दिनों भी हुए, उसका भी नतीजा इंतहाई गलत था, जो अब हुआ वो भी इंतहाई गलत था। बात सिर्फ कराची की पुलिस, पंजाब की पुलिस, लाहौर की पुलिस की नहीं है, ये वाक़यात सरासर हो ही गलत रहे हैं। नहीं, मसला ये है कि आपको मैदान जंग, अगर आप चौराहे को मैदान जंग बनाएंगे और इस तरह से आप गिरफ्तारी के लिए मामूल की जो है तदाबीर नहीं करेंगे, आप गोली का सहारा लेंगे तो फिर गोली तो चलेगी, कहीं भी जाएगी। और अब तो ये भी सामने शायद आ रहा है कि जनाब बच्ची को, निमरा को, जो MBBS की तालिबा थी, हमारा एक असासा थी और अपने ख़ानदान का एक असासा थी, वो यतीम हो चुकी थी, उसका वालिद का इंतकाल हो चुका था, वो अपनी माँ का, अपने भाइयों के साथ
वो एक ज़िंदगी के अमल में चल रही थी और ज़िंदगी का एक बड़ी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी छीन ली गई है और गोलियों की जद में आकर वो बच्ची जो है वो शहीद हो गई है। इंतहाई अफसोसनाक है और पुलिस की इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। पुलिस को इस तरह के मुकाबले चौराहों पर और इस तरह के मकामात पर नहीं करना चाहिए। नगर से प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और आपने बड़ी बेहतरीन बात की, एक गुफ्तगू और आपके जुमलों के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि सोचना होगा हमें कि ये सिर्फ इस्लाहात लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस सिंध में भी ये इस तरह की पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इस पर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत को बल्कि वफाकी हुकूमत को भी एक ऐसा पैटर्न तश्कील देना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये आम गली चौराहों पर यूँ ना पुलिस मुकाबले ना हो, ना किसी बेगुनाह की जान जाए और ना किसी के घर वालों में, किसी के घर के दरमियान, किसी के घर के सहल में यूं बेगुनाह का सफ़े मातम हो। इसी के साथ ही मुझे भी रेडी लगा सबको दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।